हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे सभी बच्चों को पता है कि अनअकैडमी भारत का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनकर उभरा है। अनअकैडमी के अंतर्गत अगर आप देखोगे कि आपको क्या क्या मिलेगा, तो सबसे पहले कि डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, लाइव टेस्ट क्विजेस, अनलिमिटेड एक्सेस। अगर आप अनअकैडमी से जुड़ते हो ना, तो ये सारी चीजें आपको प्राप्त होंगी, ठीक है ना। इसके साथ साथ हमारे इसी प्लेटफॉर्म पे और भी एजुकेटर हैं जिनसे जुड़ के आप अपनी पढ़ाई को बेहतर कर सकते हो। साथ ही साथ अनअकैडमी का जो लर्निंग ऐप है, इस अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को गूगल प्ले स्टोर से या फिर ऐप स्टोर से हम क्या कर सकते हैं, जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और हम अपनी पढ़ाई को बेहतर ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं। इसके साथ हम आगे बढ़े तो मेरा नाम देवी सिंह है। इंडियन इकोनॉमी, हिस्ट्री ऑप्शनल, सोशियोलॉजी ऑप्शनल, यानी सोशियोलॉजी ऑप्शनल और पॉलिटी पीटी के लिए अनअकैडमी प्रोफाइल लिंक है, इसमें से टेलीग्राम लिंक है, सारे आपको जाके डाउनलोड कर लेना है और अनअकैडमी को, और यहाँ से प्रोफाइल लिंक से फॉलो कर लेना है। टेलीग्राम लिंक से इसमें आपको सारे हैंडआउट प्राप्त हो जाएंगे। ये मेरे 2 कोड हैं, इनसे आपको डिस्काउंट प्राप्त होगा 10% का आगे। ओके, इसके साथ साथ बात करें तो हमारे इस प्लेटफॉर्म पे कॉम्प्रहेंसिवली सिलेबस कवर किया जाएगा। करीब 16,000 कोर्सेज हमारे इस प्लेटफॉर्म पे पड़े हुए हैं। हमारे पास सब्सक्रिप्शन का प्लान है, यानी प्लस के अंतर्गत तो देवी वाईटी कोड यूज करना है, देवी वाईटी या फिर SPDSC10, इनमें से कोई भी यूज करके आप यहाँ जो प्रॉफिट है सब्सक्रिप्शन के दौरान, तो आप छूट पा सकते हो। अगेन आइकॉनिक में भी सेम वैसे ही है, ठीक है। इसके साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि हमारा एक 14th ऑफ फेब को एक कॉम्बैक्ट होने वाला है, आप ये कोड को यूज करके इनरोल कर लो। इसमें से 1 to 10 रैंकर्स को आप देखोगे, जो 1 to 10 रैंकर्स है, तो इन बच्चों के लिए अनअकैडमी का 1 माह का सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। और हमारे पास अगेन यानी प्लस और आइकॉनिक का ये सब्सक्रिप्शन का प्लान है, SPDSC10 या देवी वाईटी यूज करके आप यहाँ भी 12 माह का अगर 88,705 फी है, तो आपको 70,100 कितना एक पे करना पड़ेगा, अर्थात आपको यहाँ भी छूट मिल जाएगी, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, कल हमने टैक्सेशन स्टार्ट किया था, लेकिन टैक्सेशन पढ़ाते वक्त में ये एक चीज आपको भूल गया था कि मैंने अभी आपको न बजट पढ़ाया है और न ही बजट के साथ आपको इकोनॉमिक सर्वे पढ़ाया है। क्योंकि देखो, टैक्सेशन पढ़ाते वक्त एक सबसे जो इंपॉर्टेंट और जरूरी बात ये हो जाती है कि मुझे एक चीज यहाँ बताना जरूरी ये हो जाता है कि इसके पहले बजट जानना जरूरी हो जाता है और इकोनॉमिक सर्वे जानना जरूरी हो जाता है। अब होता क्या है कि देखो, टैक्सेशन बहुत डायनेमिक टॉपिक है, ठीक है, इसमें चीजें बदलती रहती हैं और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। तो ऐसे कुछ एक टॉपिक हैं जो काफी इंपॉर्टेंट हैं, वो पीटी मेंस पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो जैसे कि टैक्सेशन है, मैं सोच रहा हूं कि लास्ट में पढ़ाऊंगा। ये करीब 15 दिन टॉपिक चलने वाला है, तो कल की क्लास को आप भूल जाओ, मतलब जितना पढ़ लिया है वेल एंड गुड, उसे डाउनलोड करके रख लीजिएगा, या फिर मैं इसे स्टार्टिंग से टैक्सेशन शुरू कर लूंगा। क्योंकि टैक्सेशन से पहले कुछ एक चीजें जरूरी है बताना। तो बजट पढ़ाऊंगा, फिर इकोनॉमिक सर्वे, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो भारत में जो नियोजन, ये ट्रेडिशनल टॉपिक है, पारंपरिक टॉपिक है, इसे देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं, है ना। तो चलो, भारत में नियोजन, 1 मिनट रुकिएगा। भारत में नियोजन, भारत में नियोजन, प्लानिंग इन इंडिया, प्लानिंग, प्लानिंग इन इंडिया, प्लानिंग इन इंडिया। अब देखो, प्लानिंग इन इंडिया, भारत में नियोजन, तो जरा एक कहानी सुनिएगा। देखो, भारतीय अर्थव्यवस्था मिक्स टाइप इकोनॉमी है, मिश्रित प्रकार की इकोनॉमी है। आप सभी बच्चे जो इकोनॉमी स्टार्टिंग से करना चाहते हैं, ऐप में स्पेशल क्लासेस में फ्री ऑफ कॉस्ट स्टार्टिंग से पहला लेक्चर हो चुका है। आज 2 बजे दूसरा लेक्चर, जबकि 2 बजे आप ये क्लास पढ़ रहे होगे, दूसरा लेक्चर भी निकल चुका होगा। लेकिन कल आप उसे ये रिकॉर्डेड फॉर्म में ऐप पे पढ़ा होगा, तो जाके आप स्टार्टिंग से भी कर सकते हो, ठीक है। चलो, तो भारत में नियोजन, देखो, भारतीय अर्थव्यवस्था है जो मिक्स्ड टाइप इकोनॉमी है। ये क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है? इसका अर्थ क्या होता है कि निजी क्षेत्र और पब्लिक सेक्टर, यानी सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व देखा जाता है। जो मिश्रित इकोनॉमी है, मिक्स्ड इकोनॉमी है, मिश्रित इकोनॉमी में, मिश्रित अर्थव्यवस्था में, मिश्रित अर्थव्यवस्था में अगर हम बात करें, तो इसमें निजी क्षेत्र क्या,
यानी प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर, इन दोनों का सह अस्तित्व देखा जाता है, दोनों का सह अस्तित्व देखा जाता है। इसको डिटेल से तो हम जो हमारी डिटेल क्लासेस होंगी तो उसमें तो वो देखते ही हैं कि मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है और निजी क्षेत्र की इकोनॉमी क्या है, प्राइवेट सेक्टर क्या है, पब्लिक सेक्टर क्या है। लेकिन हम इसका रेफरेंस भारत में नियोजन देखना है तो कुछ चीजें जरूरी हो जाती हैं। अब देखो इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था में नियोजन जो समवर्ती सूची का विषय हो जाता है। जो नियोजन है, प्लानिंग है, ये समवर्ती सूची का विषय है। किसका? समवर्ती सूची का विषय है। भारत में नियोजन का मतलब क्या है? देखो इसमें निर्धारित उद्देश्य को, जो उद्देश्य है तो निर्धारित उद्देश्य को निश्चित लक्ष्य के द्वारा निश्चित संसाधन और निश्चित समय में प्राप्त करने की प्रक्रिया ही नियोजन कहलाती है। प्राप्त करने की ही प्रक्रिया नियोजन कहलाती है। ठीक है, तो जो अगर हम नियोजन की बात करें तो नियोजन के क्या क्या उद्देश्य हैं, क्या क्या उद्देश्य है, इन्हें डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। दोबारा से सुनिएगा, मैंने देखो बताया कि जो भारत में जो नियोजन का अर्थ क्या है, नियोजन का मतलब क्या है। देखो निर्धारित उद्देश्य को निश्चित लक्ष्य के द्वारा निश्चित संसाधनों और निश्चित टाइम पीरियड के दौरान प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है वही नियोजन है। प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है वही नियोजन है। भारतीय नियोजन के कुछ उद्देश्य हैं। पहले नियोजन ही देख लो, पता चले कि नियोजन का ही डेफिनेशन नहीं आपको पता हो, है ना। जो भारत में नियोजन क्या, जो भारत में नियोजन जो प्लानिंग है, नियोजन का अर्थ क्या है? नियोजन का जो अर्थ है, भारत में नियोजन का जो अर्थ है, इसके उद्देश्य से आप देखोगे कि इसको लक्ष्य निश्चित किया जाता है। क्या है? लक्ष्य निश्चित किया जाता है, लक्ष्य निश्चित किया जाता है और निश्चित संसाधनों के माध्यम से, निश्चित संसाधनों के माध्यम से एक निश्चित टाइम बाउंड के साथ, एक निश्चित टाइम बाउंड के साथ समय पीरियड के बाद ये प्रक्रिया इसको प्राप्त करने की, यानी किसको? लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रक्रिया ही क्या है? नियोजन है। प्राप्त करने की प्रक्रिया ही नियोजन है, प्लानिंग है। ओके, अब इसके क्या क्या उद्देश्य है, तो इसके उद्देश्यों को जरा देखो कि नियोजन के क्या क्या उद्देश्य है। तो पहला उद्देश्य है कि आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। क्या करना भैया? कि आर्थिक विकास को, नियोजन के उद्देश्य में बता रहा हूं, लिखी लो, पता चले कि नियोजन के उद्देश्य, पर्पज, उद्देश्य। तो आर्थिक क्या करना? आर्थिक विकास पढ़ा चुका हूं, याद होगा मेरी तीसरी क्लास में आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास के बारे में बताया था। तो आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, इसका यहां एक बार उल्लेख आया है तो बता देना, मैं बेहतर समझता हूं। देखो आर्थिक विकास ये गुणात्मक कॉन्सेप्ट है। एक व्यक्ति का चौतरफा विकास होना, मतलब एक व्यक्ति का आर्थिक विकास से मतलब है कि जैसे कि आर्थिक समृद्धि के दौरान जीडीपी बढ़ रही है, उस जीडीपी का समाज के निचले तबके तक उसका असर होना आर्थिक विकास का उदाहरण कहलाता है। मतलब किसी भी व्यक्ति का जो डेवलपमेंट ऑफ ऑल एस्पेक्ट एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑल, ये जो अवधारणा है, जो अंत्योदय की अवधारणा है, वो आर्थिक विकास से क्या है? रिलेटेड है। ठीक है, तो आर्थिक विकास को बढ़ावा देना नियोजन का ये उद्देश्य है। नियोजन का दूसरा उद्देश्य क्या है? कि निवेश यानी इन्वेस्टमेंट और पूंजी को बढ़ावा देना। निवेश और पूंजी, निवेश और पूंजी को बढ़ावा देना। तीसरा क्या है? आत्मनिर्भरता। चौथा क्या है? आधुनिकीकरण। आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, निवेश और पूंजी को बढ़ावा देना, आत्मनिर्भरता और आधुनिकीकरण। ठीक है, पांचवा पूर्ण रोजगार की प्राप्ति। पूर्ण
पूर्ण रोजगार की प्राप्ति, पूर्ण रोजगार की प्राप्ति। इसके साथ साथ हमारा अगला है क्षेत्रीय और आर्थिक असमानता को दूर करना। क्षेत्रीय और आर्थिक असमानता, और आर्थिक असमानता, असमानता को क्या करना, दूर करना, दूर करना। इसके साथ साथ मानव संसाधन का विकास, क्या भैया, मानव संसाधन का, ह्यूमन रिसोर्सेज का डेवलपमेंट करना, मानव संसाधन का क्या करना, विकास करना, विकास करना। ये सारे क्या है, उद्देश्य हैं। इसके साथ साथ उदारीकरण, यानी क्या, उदारीकरण, लिबरलाइजेशन है ना, उदारीकरण। इसके साथ साथ निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन, और वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, क्या, ग्लोबलाइजेशन के युग में गरीबों को सुरक्षा प्रदान करना। जो गरीब हैं इनका क्या है, शोषण ना हो सके, तो गरीबों को सुरक्षा देना, सुरक्षा देना। ये सारे उद्देश्य हैं। ये क्या है, ये सारे उद्देश्य हैं। किसके उद्देश्य हैं, ये प्लानिंग के उद्देश्य हैं, नियोजन के उद्देश्य हैं। अब देखो, पूर्ण रोजगार की अगर हम बात करें तो पूर्ण रोजगार मतलब निर्धारित मजदूरी दर पर यदि अर्थव्यवस्था के सभी साधन रोजगार प्राप्त कर लें, अगर निर्धारित मजदूरी दर पर यदि अर्थव्यवस्था के सभी साधन रोजगार प्राप्त कर लें तो उसे पूर्ण रोजगार की स्थिति कहा जाएगा, तो उसे पूर्ण रोजगार की स्थिति कहा जाएगा। पूर्ण रोजगार की स्थिति में ही यानी जो घर्षण जनित स्थिति, घर्षण जनित बेरोजगारी है वो देखी जाती है, घर्षण जनित बेरोजगारी वो देखी जाती है। घर्षण जनित बेरोजगारी, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट यानी छिपी हुई बेरोजगारी, इन सभी को हम अनएम्प्लॉयमेंट जो है यानी बेरोजगार, एक हमारा चैप्टर है बेरोजगारी, उसके अंतर्गत हम देखेंगे। लेकिन पूर्ण रोजगार का मतलब मैंने क्या बताया कि जो भैया ये कंप्लीट एम्प्लॉयमेंट है, ये पूर्ण रोजगार है, पूर्ण रोजगार। देखो ये जो पूर्ण रोजगार है, पूर्ण रोजगार में इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि निर्धारित मजदूरी दर पर, निर्धारित मजदूरी दर पर यदि अर्थव्यवस्था के सभी साधन रोजगार प्राप्त कर ले, किस पे, निर्धारित मजदूरी दर पर, निर्धारित मजदूरी दर पे अर्थव्यवस्था के सभी साधन रोजगार प्राप्त कर लें, क्या कर लें, ये रोजगार प्राप्त कर लें, तो ये पूर्ण रोजगार की स्थिति होगी, पूर्ण रोजगार की स्थिति होगी। क्या कहलाएगा, पूर्ण रोजगार की स्थिति कहलाएगी। ठीक है, तो ये आपने देखा। इसमें से जो घर्षण जनित बेरोजगारी है, घर्षण जनित बेरोजगारी वो देखी जाती है। इसमें से यानी घर्षण जनित, आगे मैं इसके डिटेल से समझाऊंगा, इसमें से घर्षण जनित बेरोजगारी देखी जाती है, बेरोजगारी देखी जाती है, देखी जाती है। ठीक है, अब देखो, अब भारत में नियोजन का इतिहास देख लो कि भारत में नियोजन का क्या इतिहास रहा है। भारत में नियोजन का इतिहास, भारत में नियोजन का इतिहास है ना। देखो 1934 में सबसे पहले 1934 की बात है, 1934 में एम विश्वेश्वरैया द्वारा क्या किया गया, एक पुस्तक लिखी गई। पुस्तक का क्या नाम था, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम था प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, जिसमें भारत में नियोजन की रूपरेखा देखी गई, रूपरेखा यानी प्रोस्पेक्टस खींचा गया।
तो 1934 में एम विश्वेश्वरैया साहब एक पुस्तक लिखते हैं। ये पुस्तक का नाम प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया होता है और यहीं से भारत में नियोजन के तार जोड़े जा सकते हैं, तार देखे जा सकते हैं। इसके बाद आगे बात बढ़ती है 1938 में। कब? 1938 में हरिपुरा गुजरात के कांग्रेस अधिवेशन होता है। यहाँ हरिपुरा गुजरात में है ना, हाँ। तो हरिपुरा में गुजरात में ये कांग्रेस का क्या होता है? अधिवेशन होता है। कांग्रेस का क्या होता है? यहाँ पे अधिवेशन होता है। इस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया जाता है। ध्यान से सुनिएगा, इस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति, किसका? राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया जाता है। इस अधिवेशन जो 1938 में हरिपुरा बहुत पॉपुलर है, तो इसमें राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया जाता है, जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, पीटी नेहरू साहब, पंडित नेहरू जी होते हैं, पंडित नेहरू जी बनाए गए। समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा यथाशीघ्र, मतलब जल्द से जल्द इस योजना आयोग का गठन किया जाना चाहिए। जल्द से जल्द यथाशीघ्र योजना आयोग प्लानिंग कमीशन का गठन किया जाना चाहिए। अब देखो, जब प्लानिंग कमीशन का गठन होगा, आप देख सकोगे कि उसके जो तार हैं, वो उसका जो हिस्ट्री है, उसका जो विकास है, वो हरिपुरा अधिवेशन से निकलता है। किससे? हरिपुरा अधिवेशन से। जो ये राष्ट्रीय नियोजन समिति बनाई जाती है, इसको कौन हेडेड करते हैं? नेहरू साहब कहते हैं, और कहते हैं कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमें प्लानिंग कमीशन योजना आयोग का गठन किया जाना चाहिए, योजना आयोग का गठन कर देना चाहिए। इसके बाद आरदेशिल दलाल के नेतृत्व में ये लीड कर रहे होते हैं। आरदेशिल दलाल के नेतृत्व में 1944, कब? 1944 में मुंबई के 8 उद्योगपतियों द्वारा, आप देखोगे कि ये उद्योगपतियों मतलब इनने क्या किया? अप्लान्ड, लिख लो, ये पूछा जा सकता है। प्लान्ड फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया, ये एक ब्लूप्रिंट तैयार होता है इस नाम से। ये 8 उद्योगपति मुंबई में 1944 में आरदेशिल दलाल जी इसका नेतृत्व कर रहे होते हैं। उनके नेतृत्व में जो मतलब उद्योगपति हैं, जो ये बड़े बड़े मतलब इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, 8 उद्योगपति एक साथ आते हैं और ये अप्लान्ड फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया, ये क्या है? इसका एक खाका बाका ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है। इसी को आप देखोगे कि बाद में बॉम्बे प्लान कहा गया। इसी को बॉम्बे प्लान कहा गया। क्या कहा गया? इसी को बॉम्बे प्लान के नाम से जाना जाता है, बॉम्बे प्लान कहा गया। तो आपसे बॉम्बे प्लान या ये कुछ भी पूछ ले, ये स्टेट सिविल सर्विस के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि यूपीएससी के लिए। ध्यान रखिएगा। तो बॉम्बे प्लान के जो अध्यक्ष थे वो जेआरडी टाटा। कौन थे? जेआरडी टाटा। उपाध्यक्ष दामोदर दास बिड़ला। ठीक है, तो अध्यक्ष ये पूछा जा सकेगा। तो इसको चेयर कौन कर रहे थे? जेआरडी टाटा और बिरला साहब, यानी दामोदर दास बिरला, जो दामोदर दास ये उपाध्यक्ष थे, यानी ये वाइस चेयरमैन थे। दामोदर दास बिरला ये क्या थे? लिखना चाहो तो आप लिख भी सकते हो, ठीक है। इसका नोट्स भी आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, परेशान नहीं होना है, ठीक है। तो इसके जो बिरला साहब थे उपाध्यक्ष थे। बॉम्बे प्लान में लक्ष्य रखा गया, जो बॉम्बे प्लान है, बॉम्बे प्लान में लक्ष्य रखा गया, बॉम्बे प्लान में लक्ष्य रखा गया। क्या लक्ष्य रखा गया बॉम्बे प्लान के अंतर्गत? कि पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय 65 रुपए से बढ़ाकर के, 65 रुपए से, यानी पर कैपिटा इनकम 65 रुपए से बढ़ाकर के अगले 15 वर्षों में, आने वाले यानी अगले 15 वर्षों में
अगले 15 वर्षों में दोगुना करना है। अगले 15 वर्षों में क्या करना है? दोगुना करना है, मतलब 130। क्या करना है? दोगुना करना है। इस लक्ष्य को भारत ने 1970-71 में 1970-71 में प्राप्त किया। इस लक्ष्य को भारत ने 1970-71 में क्या किया? प्राप्त किया। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहां तक आपने देखा बॉम्बे प्लान के अंतर्गत क्या क्या प्लान किया गया, क्या क्या चीजें उभर कर आती हैं। अब इसके बाद अभी और यहां समाप्त नहीं हुआ। 1934 हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ही बात कर रहे हैं, सॉरी 34 नहीं 1943। 1943 में गांधीवादी प्लान आता है। क्या आता है? गांधीवादी प्लान आता है। गांधीवादी प्लान, इसके जो लेखक होते हैं श्री मन्ना रायण। इसके लेखक पूछा जा सकता है, ठीक है, कई बार पूछा गया। श्री मन्ना रायण, श्री मन्ना रायण, श्री मन्ना रायण है ना, मन्ना रायण। ये गांधी प्लान के ट्रस्टीशिप योजना पर आधारित थी। ये जो गांधीवादी प्लान है ये गांधी जी के ट्रस्टीशिप योजना पर आधारित थी। इसके बाद 1945 में, तो ये पूछा जा सकता है गांधी जी का ट्रस्टीशिप सिद्धांत मैं हिस्ट्री में पढ़ाऊंगा, लेकिन यहां भी बता दूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। 1945 के आसपास का जो टाइम होता है इसमें से पीपल प्लान यानी लोक योजना, क्या? लोक योजना, इसके जो लेखक होते हैं एमएन रॉय। अगेन इंपॉर्टेंट, एमएन रॉय इसके क्या होते हैं? लेखक होते हैं। पीपल प्लान समाजवादी सिद्धांतों पर आधारित था। आपसे क्वेश्चन देखो, यूपीएससी 2018 में यहां से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा था, तो क्वेश्चन यहां से पूछता है, पहला इकोनॉमी यहीं से कायदे से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो मुझे इनिशियल की क्लासेस में इसे पढ़ाना चाहिए था, लेकिन मुझे ये अलग अलग चीजों को मैं बांट के पढ़ाता हूं, तो मैं इस वजह से ये अलग अलग सेक्टर को, इस वजह से आपको चीजें ज्यादा समझ आए, तो आज ये मैं इस वजह से यहाँ पे पढ़ा रहा हूं। तो देखो 1945 के आसपास लोक योजना क्या किया गया? लोक योजना के जो लेखक हैं, ये बुक है जैसे कि गांधीवादी प्लान के श्री मन्ना रायण लेखक है, इसी तरह लोक योजना के लेखक हैं एमएन रॉय, ठीक है। अब यह योजना किस पे? समाजवादी सिद्धांतों पर आधारित थी, क्योंकि एमएन रॉय समाजवादी लेफ्टिस्ट विचारधारा से आते थे, ठीक है। तो ये उनके सिद्धांतों पर आधारित थी। 1950 में, इसके बाद 5 साल बाद जस्ट 1950 में, 1950 में जयप्रकाश नारायण द्वारा सर्वोदय योजना प्रस्तुत करी गई। तो यह भी ध्यान रखना है आपको, किसके द्वारा? जयप्रकाश नारायण द्वारा सर्वोदय योजना। क्या है? सर्वोदय, सर्वोदय योजना क्या करी गई? सर्वोदय योजना प्रस्तुत करी गई जेपी द्वारा, जो आज भी सर्वोदय योजना, सबका उदय, सर्वोदय योजना प्रस्तुत करी गई, ठीक है। अब देखो भारत में नियोजन की प्रक्रिया, जो प्रक्रिया पूर्व जो सोवियत संघ था ना, यूनाइटेड स्टेट, मतलब यूनाइटेड स्टेट में यूएसएसआर था, तो हमने जो ये है एक्चुअल में नियोजन जो प्लानिंग है हमने कहां से अडॉप्ट किया? हमने अडॉप्ट किया यूएसएसआर से, यूएसएसआर से, सोवियत रसिया से, हमने सोवियत रसिया से इसे अडॉप्ट किया। अब योजना आयोग के बारे में चलो देखते हैं थोड़ा सा कि योजना आयोग क्या है, क्योंकि देखो योजना आयोग तो अब समाप्त हो गया, अब नीति आयोग आया, लेकिन इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है बिल्कुल, और जितनी भी योजनाएं हैं उनके भी बारे में हम डिटेल से देखने की कोशिश करेंगे। तो चलो योजना आयोग, योजना आयोग, योजना आयोग भैया, चलो भैया नजर डालो योजना आयोग। देखो 15 मार्च 1950, ये तो आज पूरा फैक्ट बहुत ज्यादा है, 15 मार्च 1950, लेकिन आपको मजा फैक्ट में आता है, कॉन्सेप्ट में आता कहाँ है ना। 15 मार्च 1950 या फिर 1 जनवरी 2000, मतलब 15 मार्च 1950 से 1 जनवरी 2015 तक क्या होता है, मतलब ये तो फिर इसके बाद से नीति आयोग हो जाता है। ये योजना आयोग इतने, मतलब 15 मार्च 1950 से यहां तक ये योजना आयोग का कार्यकाल होता है। इसके बाद इसको नीति आयोग में आ जाता है। देखो मंत्रिमंडल के प्रस्ताव पर गठित ये गैर संवैधानिक सलाहकारी परामर्शदात्री क्या था? निकाय था। दोबारा सुनिएगा, जो ये योजना आयोग था, ये योजना आयोग मंत्रिमंडल के प्रस्ताव पर,
किसके? मंत्रिमंडल के प्रस्ताव पर यह गठित किया गया था। यह गैर संवैधानिक, बार बार बोल रहा हूं इस चीज को, यह गैर संवैधानिक बॉडी थी, ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी, गैर संवैधानिक, गैर संवैधानिक, गैर संवैधानिक क्या था? निकाय था, गैर संवैधानिक निकाय था, सलाहकारी बॉडी थी। क्या है? सलाहकारी, सलाहकारी निकाय था, सलाहकारी बॉडी थी, यानी सलाहकारी परामर्शदात्री भी, परामर्श भी दे सकती थी। देखो इसके जो उपाध्यक्ष हैं, इसके जो उपाध्यक्ष हैं वो सदस्यों की संख्या कार्यकाल सरकार की इच्छा पर निर्भर करते थे। उपाध्यक्ष, यहां अध्यक्ष नहीं है, मैं अध्यक्ष के बारे में बताऊंगा। जो उपाध्यक्ष, सदस्यों की संख्या, ये सभी सरकार की इच्छा पे, सरकार की इच्छा पर, सरकार की इच्छा पर ये आधारित होता था। इनके सदस्यों के लिए किसी विशेष योग्यता का उल्लेख नहीं था, विशेष योग्यता की जरूरत नहीं थी। किसके? सदस्यों के लिए कोई योग्यता, नो मतलब कोई योग्यता की एबिलिटी की जरूरत नहीं थी। अब राष्ट्रीय विकास परिषद, जरा इसे देख लो, ठीक है। अब हम बस इतना ही जानना जरूरी है, इसमें योजना आयोग में अब बस काफी हो गया, मतलब आपने इसको ये जान लिया कि इसके मतलब ये गठन कैसे, कब, क्या, इतना ही जानना जरूरी है, इससे ज्यादा जानना जरूरी नहीं है। इसके बाद हम आगे आते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद। अभी मैं सारी योजनाएं बताऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि जरूरी है वो, सॉरी राष्ट्रीय, एक मिनट है ना, राष्ट्रीय विकास परिषद, विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद। देखो भैया ये राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है, ठीक है। तो 6 अगस्त 1900 यानी 6 अगस्त 1952, कब? 6 अगस्त 1952, कब? 1952 में इसका गठन किया गया। ये भी मंत्रिमंडल के प्रस्ताव पर गठित, ये भी जो राष्ट्रीय विकास परिषद है ये एमओसी, मिनिस्टर ऑफ काउंसिल के प्रस्ताव पर गठित, ये भी गैर संवैधानिक बॉडी है। क्या है? गैर संवैधानिक, ये इंपॉर्टेंट है, कोई नहीं बताता, ये गैर संवैधानिक बॉडी है, ठीक है। इसके रूप में इसका गठन किया गया। योजनाओं का अंतिम रूप से अनुमोदन करने के साथ साथ समय समय पर योजनाओं का मूल्यांकन करती थी, जो कि योजना आयोग के द्वारा जो योजनाएं 5 ईयर प्लान लॉन्च किए जाएंगे उन योजनाओं का अनुमोदन करती थी। ये क्या करती थी? रेटिफिकेशन करती थी, रेटिफिकेशन करती थी, सॉरी, और इवेल्युएशन करती थी, यानी मूल्यांकन करती थी। कौन? राष्ट्रीय विकास परिषद। गठन कब होता है? 6 अगस्त 1952। बस आपसे इसमें यह पूछा जाएगा कि ये इस बॉडी का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो ये गैर संवैधानिक और वैसे ही मिनिस्टर ऑफ काउंसिल्स के गठन, मंत्रिमंडल के क्या है, मंत्रिपरिषद के प्रस्ताव के माध्यम से इसका गठन होता है। ओके, तो यहां तक आपने चीजों को देखा। अब देखो भारत में पंचवर्षीय योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन 2017 में भी पूछा गया। तो हम ज्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे, किसमें किस चीज का फोकस रहा वो हमें जानना जरूरी है। तो भारत में पंचवर्षीय योजना, भारत में पंचवर्षीय क्या? पंचवर्षीय योजना भैया, भारत में पंचवर्षीय योजना। अब देखो भारत में पंचवर्षीय योजना की बात करें तो हम पहले देखते हैं यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना, फर्स्ट प्लानिंग कमीशन। टाइम पीरियड 1951 से लगा करके 55, कब? 1951 से लगा करके 55, ये 5 ईयर प्लान है। अब देखो इस योजना का मॉडल जो है, आपको कुछ इसमें कीवर्ड लिख लेना है ना। तो इस योजना का जो मॉडल है, मॉडल हेराल्ड डोमर समृद्धि मॉडल पर आधारित है। हेराल्ड डोमर, ये पूछा जाएगा, कीवर्ड है, याद रखिएगा। हेराल्ड
डोमर समृद्धि मॉडल पर, समृद्धि मॉडल पर आधारित था, आधारित था। इसका लक्ष्य क्या था, जरा इस लक्ष्य को समझने की, देखने की कोशिश करिएगा। इसका लक्ष्य था कि कृषि और सामुदायिक विकास, ध्यान से सुनिएगा, ये अगेन कीवर्ड है कृषि। इसका लक्ष्य क्या था, कृषि और सामुदायिक, ये लक्ष्य है ना, ये लक्ष्य पूछा जाता है, कृषि और सामुदायिक, सामुदायिक, कृषि और सामुदायिक विकास, यानी लक्ष्य कृषि और सामुदायिक विकास इसका लक्ष्य होता है। ठीक है। प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान 1952 में, यानी कब, 1952 में, इसी के दौरान फर्स्ट प्लानिंग कमीशन, 5 ईयर प्लान के दौरान 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया। 65वीं बीपीएससी में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन उठा के देख लीजिएगा। ठीक है। तो इसी वजह से मैं सभी स्टेट सिविल सर्विस को, यूपीएससी को, सब कुछ इसमें से कवर होगा। तो 1952 में क्या किया गया, इसके अंतर्गत आप देखोगे 1952 में जो 5 ईयर प्लान है, तो 5 ईयर प्लान के अंतर्गत 1952 में क्या किया गया कि इसमें से सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत करी गई। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत करी गई 1952 में। कब, 1952 में, 1952 में भारत विश्व का पहला राष्ट्र रहा जिसने अपने यहां परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू किया। ये दुनिया का पहला ऐसा राष्ट्र रहा भारत 1952 में ही। कब, 1952 में, कि हमने फैमिली प्लानिंग के लिए कार्यक्रम, प्रोग्राम लागू किया। कौन सा प्रोग्राम, परिवार नियोजन कार्यक्रम। परिवार, ये भी सेम क्वेश्चन आया था उसी बीपीएससी में, परिवार नियोजन कार्यक्रम। कब, 1952 में ही, ध्यान रखिएगा। भारत दुनिया का ऐसा पहला राष्ट्र था जो इस तरह का मतलब इनिशिएटिव जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए लेके आया। प्रथम योजना आयोग के दौरान, पहले योजना आयोग के दौरान ही एक और बड़ा डेवलपमेंट होता है, जो कि ये भी पूछा गया था उत्तर प्रदेश, यानी 2016 में। तो पहली योजना आयोग के अंतर्गत ही भाखड़ा नांगल बांध, क्या है, भाखड़ा नांगल बांध, हीराकुंड, दामोदर घाटी, इन परियोजनाओं की शुरुआत इसी फर्स्ट प्लानिंग कमीशन के, यानी 5 ईयर प्लानिंग जो कमीशन है, इसी के दौरान इनकी शुरुआत क्या होती है, करी जाती है। ये नया कार्यक्रम राष्ट्रीय सेवा प्रसार, जो राष्ट्रीय प्रसार सेवा शुरू किया गया, जो कि ये यूएसए से प्रेरित है, एक नया कार्यक्रम है। ये नया राष्ट्रीय प्रसार सेवा, एक अगला कार्यक्रम इसी दौरान, राष्ट्रीय प्रसार सेवा, ये हमने कहां से अडॉप्ट किया, ये यूएसए से। कहां से भैया, यूएसए से अडॉप्ट किया। ये आपको फर्स्ट प्लानिंग कमीशन, यानी जो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 55 तक का टाइम पीरियड होता है, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो यहां तक आपको चीजों को क्या करना है, ध्यान रखना है। देखो अगेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहां तक उम्मीद करता हूं किसी बच्चे को यहां तक कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद आपने देखा, देखो सभी की पॉइंट मैं बार बार बोल रहा हूं कि आपको यूपीएससी में, बीपीएससी में, यूपीपीएससी में, एमपीपीएससी में, राजस्थान पीएससी में, छत्तीसगढ़ पीएससी में यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूं प्लानिंग कमीशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नहीं भरोसा है तो क्वेश्चन उठा के देख लो, आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा, चलो दूसरी पंचवर्षीय योजना देख लो, सेकंड 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, टाइम पीरियड 1956 से 61 होगा। ऑब्वियस है, 5 ईयर का प्लान है तो इतना होगा। अब देखो इस योजना का मॉडल, आपको कुछ कीवर्ड याद रखना है, पूरा डिटेल नहीं। किताबों में आपको पूरा भर भर के इतना एक एक के बारे में डिटेल सब, अरे ये नहीं, सब जहां से क्वेश्चन आ रहा है वहां से आप देखो ना।
तो इसका की पॉइंट याद रखो ना। तो इसमें से ये किस मॉडल पे आधारित थी? पीसी महालनोबिस मॉडल पे आधारित थी। इसका योजना का मॉडल क्या था? योजना का मॉडल था मॉडल पीसी महालनोबिस, पीसी महालनोबिस, पीसी महालनोबिस, ये भैया योजना का क्या था? मॉडल था। इस पे आधारित थी, पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसका लक्ष्य की बात करें, अगर ये लक्ष्य की बात करते हैं तो तीव्र औद्योगिकरण अथवा भारी उद्योगों का विकास, तीव्र औद्योगिकरण, तीव्र औद्योगिकरण, तीव्र औद्योगिकरण और भारी उद्योगों का, मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन, फोकस कहां है? इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण, इंडस्ट्री और भारी उद्योगों का, भारी उद्योगों का मतलब क्या करना? इनका विकास करना, ये लक्ष्य था। आपसे क्या पूछा जाएगा लक्ष्य में कि सेकंड 5 ईयर प्लान का लक्ष्य क्या था? तो आपको ध्यान रखना है इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण, उद्योगों का विकास करना। जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है, सेकंड 5 ईयर प्लान है, इस योजना के दौरान मेजर कुछ काम हुए, जैसे कि भिलाई दुर्गापुर, इसी के दौरान भिलाई क्या है? भिलाई दुर्गापुर, भिलाई दुर्गापुर, राउरकेला, राउरकेला, यहां स्टील प्लांट डाला गया। स्टील प्लांट क्या किया गया? राइटिंग खराब है ना, थोड़ा सा प्लीज मैनेज कर लो। स्टील प्लांट स्थापित किया गया, स्थापित किया गया। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, लेकिन अक्सर स्मार्ट लोगों की राइटिंग खराब होती है, स्मार्ट लोगों की राइटिंग खराब होती है। आपको पता है महात्मा गांधी जी की राइटिंग बहुत खराब थी, नेहरू जी की राइटिंग उतनी ही खराब थी। अब ये मत कहिएगा कि मैं उनसे कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं तो उनका मतलब एक पार्ट भी नहीं हूँ, 1% भी नहीं हूँ। मतलब जो स्मार्ट लोगों की राइटिंग है ना, वो पक्का से खराब होती है, ये 100% है। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर बोल रहे हैं अपने को स्मार्ट, खैर छोड़ो, मैं स्मार्ट तो हूँ ही, है ना। चलो, स्मार्ट दिस मीन एक बार बताया था। स्मार्ट इज स्टैंड फॉर, एस इज स्टैंड फॉर सिंपल, एम इज स्टैंड फॉर मिनिस्टेरियन। ठीक है, और देखिए आप ही बताइएगा कि हूं कि नहीं। स्मार्ट, ओके, टी यहां पे लिख दो, यहां से लिखो SMART, अब आ जाएगा पूरा वर्ड। एस मीन सिंपल, सिंपल मतलब मैं साधारण हूँ, देखे हर किसी से मैं मतलब बहुत नॉर्मली मिलता हूँ। मैनेजटेरियन, अच्छा खासा मैनेजमेंट जानता हूँ। अकाउंटेबल, मेरी अकाउंटेबिलिटी जो मतलब जवाबदेहिता, अगर मुझे कोई चीज काम सौंपा जाता है तो मैं उतना ही जवाबदेही हूँ। रिस्पॉन्सिबल, आपके प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी देख ही रहे हो। और ट्रांसपेरेंट, सारा मेरा सब ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट का मतलब कि जो भी मैं निर्णय लेता हूँ तो वो खुले मंच पे और ट्रांसपेरेंट निर्णय होते हैं। सो दिस इज द स्टैंड फॉर द स्मार्ट। ठीक है, तो यही होता है स्मार्ट का मतलब। अब ऑब्वियस है कि सारे गुण हैं, दैट्स व्हाई आई एम स्मार्ट, राइट। खैर छोड़ो। तो हम कहाँ थे? हमने बताया जो द्वितीय 5 ईयर प्लान है, द्वितीय 5 ईयर प्लान के अंतर्गत, यानी द्वितीय सेकंड 5 ईयर प्लान के अंतर्गत दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला में स्टील प्लांट का सेटअप किया जाता है। ठीक है, स्टील प्लांट का सेटअप किया जाता है। इसके साथ इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, इसी के साथ इंटीग्रल कोच फैक्ट्री और एक और यानी चितरंजन लोकोमोटिव्स की भी स्थापना करी जाती है। ये अगेन इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जाएगा। आप देखोगे कि इस योजना में भौतिकवादी योजना के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि अभी बताता हूं, इसमें सारी चीजों का जो लक्ष्य है वो भौतिकतावादी लक्ष्य है। तो इस योजना को क्या, किस नाम से? भौतिकवादी योजना के नाम से, भौतिकवादी योजना के नाम से, योजना के नाम से जाना जाता है, जाना जाता है। समझ में आया क्यों भौतिकवादी योजना के नाम से जाना जाता है? ठीक है, अब देखो जो ये, अच्छा एक चीज ये भी तो बता दूं ना कि ये जो 3 मैंने प्लांट बताए हैं, ये प्लांट भी पूछा जाता है कि कौन, ये कभी कभी मिलाने को दे देता है। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ने तो बताया था लेकिन मिला के नहीं बताया था कि कौन कहाँ है और किसके सहयोग से। तो 3 ये जो स्टील प्लांट है, पहला मैंने बताया था भिलाई। भैया जो भिलाई कहां पे स्थापित होता है? छत्तीसगढ़, सीजी में।
किस कौन हेल्प करता है? यूएसएसआर। अब रसिया हो गया, पहले उसके 13-14 पार्ट बन गए 1991 में, ठीक है। अब वो रसिया हो गया, पहले यूएसएसआर था। यूएसएसआर के हेल्प से भारत ने भिलाई में स्टील प्लांट डाला। दूसरा है क्या है? दुर्गापुर, खूब इंपॉर्टेंट, दुर्गापुर, वेस्ट बंगाल है ना, वेस्ट बंगाल। ये किसके हेल्प से था भैया? ब्रिटेन के हेल्प से था, ब्रिटेन के हेल्प से था। एक और प्लांट था, किसका क्या नाम था? राउरकेला, राउरकेला। कहा? उड़ीसा, उड़ीसा किनके हेल्प से? जर्मनी, पश्चिमी जर्मनी के हेल्प से, राइट, पश्चिमी जर्मनी के हेल्प से। ये सारी चीजें स्टील प्लांटों की स्थापना के साथ साथ भारत में ये क्या है? ये दीर्घकालीन उद्योगों का विकास शुरू हो जाता है, दीर्घकालीन उद्योगों का विकास शुरू हो जाता है। आपको क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, अब ये मिलाने को दे देगा, तो ध्यान रखिएगा, भिलाई छत्तीसगढ़ यूएसएसआर की हेल्प से, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल, ठीक है। देखो दुर्गा ऐसे याद रखना, आप ऐसे याद रखना है। कैसे याद रखना है? कि जो दुर्गा जी तो आपको पता ही है ना कि दुर्गा जी बहुत पॉपुलर है बंगाल में, तो दुर्गापुर वेस्ट बंगाल किनके हेल्प से? अब बी यानी बंगाल, अब ब्रिटेन, तो ऐसे याद रख लेना। राउरकेला उड़ीसा और जर्मनी, ठीक है। और देखो भिलाई, तो भिलाई छत्तीसगढ़, और ये दो चीज वैसे मतलब याद रखना, ट्रिक व्रिक काम नहीं करता है, कहीं जाए अप्लाई होता है, बाद में भूल जाता है, और ये बहुत मतलब उसको बहुत जन्म देता है कंफ्यूजन को। खैर छोड़ो। तो तीसरा जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है, थर्ड प्लानिंग कमीशन है, तीसरी पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना। आज सभी पंचवर्षीय योजना तो बता ही दूं, इतना तो टाइम होना चाहिए। 11:30 बज गया, 1 बजे से मेरी एक और क्लास है जिसमें से टेस्ट सीरीज होगी, और मतलब 1 बजे, ये तो क्लास 7 बजे जाएगी, रिकॉर्ड मैं अभी 11:30 बजे कर रहा हूँ, तो वो क्लास उसको भी हम अब दोपहर में ही जो टेस्ट सीरीज वाला पोर्शन है इसको कर लेते हैं, है ना। तीसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या है भैया? ये इंपॉर्टेंट अगेन, योजना का मॉडल किस मॉडल पे आधारित है? अभी मॉडल के बारे में मैं लास्ट में बता दूंगा कौन कौन सा मॉडल और किसका काम क्या होता है, क्योंकि मॉडल भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो जॉन सैंडी मॉडल, जॉन सैंडी क्या है? जॉन सैंडी। एक और तथा सुखमय चक्रवर्ती मॉडल, सुखमय चक्रवर्ती मॉडल, सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित है। लक्ष्य इसका क्या है? लक्ष्य याद रखना है भैया, इसका लक्ष्य क्या है? आत्मनिर्भरता और स्वस्फूर्तिवान, यानी सेल्फ रिलायंट। आत्मनिर्भरता और सेल्फ रिलायंट, क्या है? सेल्फ रिलायंट। इसके अंतर्गत जब मैं कभी पॉलिटिकल किससे स्टार्ट करूंगा, मैं जल्दी पॉलिटिकल किससे स्टार्ट करूंगा। पॉलिटिकल किससे मतलब ये सारी चीजें अब एजुकेशन से संबंधित है, मैं उम्मीद करता हूं कहीं भी स्टार्ट करूंगा, देखते हैं कि अगर हो सकता है यहीं पे मैं स्टार्ट कर लूं पॉलिटिकल किससे, है ना, किसी उस पे। तो जब मैं पॉलिटिकल किससे स्टार्ट करूंगा तो ये पढ़ाई से संबंधित होगी, कौन सा आदमी मतलब कौन सा राजनेता कब किसका क्या पहुंचती, ये सारी चीजों के बारे में। हाँ चलो, अब देखो आपने ये देखा कि जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है ये आत्मनिर्भरता और स्फूर्तिवान का इसका लक्ष्य रखता है। तीसरी पंचवर्षीय योजना एक असफल योजना मानी जाती है, ये सफल नहीं हो पाती, मैं बताता हूं क्यों। ये असफल योजना मानी जाती है, असफल योजना मानी जाती है। असफलता के कुछ तो कारण होंगे। अच्छा, टाइम पीरियड नहीं बताया, तो इस वजह से आप अभी से नहीं समझ पाओगे भैया। ये 1961 से लगा करके 66 तक इसका टाइम पीरियड होता है। अब समझ आ गई कि क्यों असफल होगा। 62 और 65 ध्यान करो कुछ, ठीक है। तो 1962 में किससे? भारत चाइना का युद्ध होता है, भारत चाइना का युद्ध होता है। 1965 में किसका? भारत पाक का युद्ध होता है, भारत पाक का युद्ध होता है। इसके चलते आप देखोगे इसी टाइम भयंकर अकाल पड़ जाता है, भयंकर अकाल पड़ जाता है, भयंकर अकाल भी पड़ जाता है।
तो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाती है, जो लक्ष्य रखे गए हैं इसकी प्राप्ति नहीं हो पाती है। इसके बीच बहुत बड़ा अंतर हो जाता है, लक्ष्य के हम आसपास भी नहीं जा पाते हैं। इस योजना के बाद 1967 से 69 तक कोई नई योजना नहीं लागू करी गई। इस योजना देखो कब तक, 66 तक थी। अब इसके बाद 3 साल तक यानी 67 से 69 तक कोई योजना नहीं। ये क्या है, ये एक वैकेंट टाइम है, ये खाली जोन है, खाली टाइम है, ये खाली टाइम है। तो इसमें कोई योजना लागू नहीं की गई। इसके समयांतराल को योजना अवकाश यानी प्लान हॉलीडे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्लान हॉलीडे कहा जाता है। रूस के ही सहयोग से 1964 में बोकारो में आयरन एंड इंडस्ट्रीज का स्थापना किया गया। किसके, रूस के सहयोग से 1964 में, कहा, बोकारो में। तो ये याद रखना है 1964 में। तो ये योजना क्यों असफल हुई समझ गए ना, भारत चाइना का युद्ध होता है, फिर भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है, इसके चलते हम इस और अकाल ऊपर से पड़ जाता है, तो हम योजना को नहीं, योजना के जो लक्ष्य है उसे प्राप्त कर पाने में थोड़ा सा मतलब नहीं प्राप्त कर पाते हैं, असफल हो जाते हैं। अब आगे देखना है चतुर्थ यानी फोर्थ 5 ईयर प्लान। ये 5 ईयर प्लान का क्या है, योजना का मॉडल, जो कि हर जगह इंपॉर्टेंट होता है। योजना का मॉडल क्या था, अशोक रुद्र तथा एलन एस और एस मानने ये इस मॉडल पे आधारित होती है। इस मॉडल बताऊंगा। लक्ष्य क्या है, इसका लक्ष्य तो आप खुद ही बता सकते हो। देखो, स्थिरता के साथ आर्थिक विकास। अब स्टेबिलिटी की जरूरत है, थोड़ी से अस्थायित्व हो चुका था, तो स्थिरता के साथ आर्थिक विकास क्या है, आर्थिक विकास, ये लक्ष्य। और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति जो नंबर 3 पे था, यानी 5 ईयर प्लान के अंतर्गत था, तो वही चीज थी यहाँ सॉरी। देखो, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में हजारी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर 1969 में 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का नेशनलाइजेशन कर दिया जाता है। कौन, इंदिरा जी आ चुकी है। मैंने बताया था जब बैंकिंग सिस्टम पढ़ाया था कि 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा जी क्या कर देंगी, राष्ट्रीयकरण कर देंगी। और उन्हीं बैंकों के यहाँ राष्ट्रीयकरण किया जाता है जिनका जो पेड अप कैपिटल 50 करोड़ था। जो 14 बड़े बैंक जिनका पेड अप कैपिटल 50 करोड़ था, उन्हीं का क्या किया जाता है, इसमें नेशनलाइजेशन किया जाता है। चतुर्थ योजना के दौरान MRTP एक्ट आता है, 1969 लागू होता है। MRTP एक्ट डिटेल से समझाऊंगा। और 1974 में ही भारत द्वारा भूमिगत नाभिकीय परीक्षण किया जाता है और इसी को स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया गया 1974। क्योंकि हम हार चुके होते हैं उधर चाइना से, तो हमें जरूरी हो जाता है, और पाकिस्तान लगातार धमका रहा होता है। तो इस वजह से इंदिरा गांधी जी, देखिए, उनके पूरे टाइम पीरियड में मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूं, बस 1-2 जगह छोड़ करके। जैसे कि ये 1975 का ये जो ब्लैक स्पॉट डे होता है ना, ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए बड़ा खतरनाक था, ये जो नेशनल इमरजेंसी थी। बाकी के बाद अगर आज तक मैं बात करूं, सभी प्रधानमंत्रियों में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्रधानमंत्री रही हैं, मतलब इनके निर्णय मतलब बहुत गजब के होते थे। आप देखोगे कि इनके इंदिरा गांधी जी के बारे में कहा जाता था इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा। इनके लाइफ में बस एक ही ब्लैक स्पॉट है, लाइफ में क्या नहीं, मतलब इनके टाइम पीरियड में वही 1975 का। बाकी आप देखोगे कि बहुत शक्तिशाली प्रधानमंत्री थी और बहुत ही उम्दा दर्जे की प्रधानमंत्री थी, कभी किसी के दबाव में नहीं आती थी। और इन्हीं 1974 में देखो, 62 में हम युद्ध हारते हैं, 65 में हमारा युद्ध होता है, हमारी स्थिति खराब होती है, लेकिन हम नहीं मानते हैं, अब कहते हैं कि अब हमें जरूरत है। और स्माइलिंग बुद्धा, तब कहा जाता है इंदिरा गांधी के बारे में और कि नेहरू जी से भी ज्यादा समाजवादी थी। इंदिरा जी नेहरू जी से भी ज्यादा समाजवादी थी। ठीक है, खैर छोड़िए। तो इंदिरा जी के मैं तो बहुत फैन हूं इंदिरा जी का, क्योंकि इनकी जो इच्छा शक्ति थी ना बहुत प्रबल थी।
ऐसी पॉलिटिकल इच्छा शक्ति, राजनीतिक इच्छा शक्ति राजनीति में होनी चाहिए। अब जैसे कि इस समय बाकी प्रधानमंत्री तो देख ही रहे हैं, है ना। खैर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा, चौथी पंचवर्षीय योजना हमने देख लिया है। अगर मैं कमेंट कर दिया तो पता चले मुझ पे भी रासुका लगा दें, तो फिर तो आप लोगों को पढ़ाएगा कौन, इनका भरोसा थोड़ी नहीं है। रासुका तो आजकल किसी पे भी लगा दिया जाता है, आप देख ही रहे हो। मतलब हमारा कोर्ट जो जुडिशरी सिस्टम है वो लगातार इसका खंडन कर रहा है। अभी मैं उत्तर प्रदेश में एक डॉक्टर शकील, क्या नाम है, जो भी नाम है उनका, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट को लगातार मतलब बोला कि यार ये आप गलत कर रहे हो, लेकिन उनपे अभी मोस्ट वांटेड की उनको उसमें रखा गया है। तो एक समझ नहीं आता है कि अगर आप सरकार का विरोध करते हो, देखो आप कुछ चीजें एकदम जान लीजिए, सरकार का विरोध मतलब देश का विरोध नहीं होता है। सरकार का विरोध का मतलब होता है चीजों का सुधार होना। लेकिन सरकार ने, हमारी खासकर इस गवर्नमेंट ने कुछ चीजों को इतना मैनिपुलेट किया है कि सरकार का विरोध मतलब ये बताते हैं कि सरकार का विरोध मतलब देश का विरोध है। और अगर आप सरकार से क्वेश्चन करोगे तो देशद्रोही, सरकार से अगर क्वेश्चन करोगे तो देशद्रोही। तो ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। सरकार का विरोध करोगे तभी एक स्वच्छ और स्वस्थ है डेमोक्रेसी का क्या होगा, इमरजेंस होगा। सरकार कितनी भी अच्छी हो, कुछ तो कमियां होती हैं, और उन कमियों का हर एक नागरिक का एक कर्तव्य होना चाहिए, बजाय अंधभक्ति के फॉलो करने के, बजाय अंधभक्ति के फॉलो करने के। जैसे कि आपने देखा होगा, जहां इनने जो चीज अच्छी करी है, मैं उसका क्या करता हूं, हर जगह उसको मैं बहुत अच्छे से बताता हूं, आपके साथ बताता हूं कि देखो ये योजना बहुत ही अच्छी योजना रही है, ये योजना बहुत, जैसे कि प्रधानमंत्री जनधन योजना। मैं कहता हूं कि भारत में जो पूरे पहली पारी में और दूसरी पारी में अब तक की सबसे बेहतरीन योजना यही है, और इसका लॉन्ग टाइम इंपैक्ट पड़ने वाला है। प्रधानमंत्री जनधन योजना का लॉन्ग टाइम इंपैक्ट पड़ने वाला है। तो जहां अगर आप जागरूक हो गए ना, देखो राजनेताओं का तो क्या है, ये आपको जागरूक नहीं चाहते हैं कि हमारी जनता जागरूक हो जाए। अगर जनता जागरूक हो जाएगी तो हमारी असेंबलीज में, हमारे पार्लियामेंट में बैठे 50% से ज्यादा क्रिमिनल बैकग्राउंड से लोग आते हैं, क्रिमिनल बैकग्राउंड से लोग आते हैं। तो क्या ये लोग आ पाएंगे? क्या ये नहीं आ पाएंगे। तो हमारी सरकार चाहे जो भी हो, ये नहीं चाहते हैं कि लोग जागरूक हो। तो लोगों को जागरूक होने के लिए एनजीओ जगह वगैरह, प्राइवेट संस्थान वगैरह, इनको सामने आना चाहिए और लोगों को जागरूक करने के लिए आगे क्या करना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है, खैर छोड़ो, ये तो राजनीति ज्यादा हो जाएगी, आप लोग भी मेरा विरोध करने लगोगे। अच्छा, सबको लगता है पैसा मिलता है, फंडिंग होती है, लोग बोलते हैं। आप लोग भी सोचते होंगे कि अच्छा लगता है सरकार को विरोध करने में फंडिंग मिलती है क्या। आप लोग तो आजकल अगर कोई विरोध कर दिया तो लोग बोलते हैं कि अच्छा विदेशों से फंडिंग हो रही है। मतलब किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया तो बोलते हैं अच्छा विदेशों से फंडिंग हो रही है। एक बेचारी रेहाना पॉप सिंगर है और हमारी मॉडल्स उन्हें कुछ और कहती हैं, आप तो पता ही है, और उनके पीछे हाथ धो के पड़ जाती है। एक और आप हम भारत में Y+ उन्हें मिली हुई है, आपको पता है, एक एक्ट्रेस है, ठीक है। उनने रोल क्या कर लिया, झांसी की रानी को, वो अपने आप को झांसी की रानी मानने लगी है। आपको बता दूं, बहुत हास्यास्पद उनका एक कमेंट आया था एक दिन, कि उनका एक कमेंट डिलीट, वो ट्विटर से ट्वीट डिलीट कर दिया गया था। तो उन्होंने कहा कि ये जो ट्विटर है ना, ट्विटर है तो ट्विटर ये उसका पपेट है चाइना का। चाइना ट्विटर को अलाउ ही नहीं करती है, कुछ एक चीजों को छोड़ के चाइना में है ही नहीं है ट्विटर, और कहती है पपेट है। मतलब कितना विरोधाभासी है, जो कंट्री उसको बैन करके रखा हो और उसका पपेट कैसे हो सकता है। ठीक है, ये सिर्फ अपने को A ग्रेड का मानती है, बाकी सभी लोगों को B ग्रेड का मानती हैं। इनकी पता नहीं देशभक्ति का कौन सा क्या है। तो इनसे आप बेशक देखिए, मैं कह रहा हूं मूवी अच्छी बनाती है, मैं भी देखता हूं, सब भी देखते हैं, सब देखिए, लेकिन ये जो सोच है ना, मूवी में इनकी सोच नहीं होती, वो डायरेक्टर होते हैं। ठीक है, डायरेक्टर, स्क्रिप्ट है, तो इनका इसमें 1% रोल नहीं होता है, बस इन्हें एक्ट करना होता है। मूवी में कोई भी व्यक्ति का रोल कुछ नहीं होता है, उसे एक्ट करना होता है, उसे एक्ट करना होता है। लेकिन हाँ, अगर वो अंदर से एक्ट करते हैं तो थोड़ी से और ठीक लगता है। तो मुझे लगता है कि हमारे जो बड़ी हस्तियां हैं, ये समाज के एक बड़े तबके को प्रभावित करती हैं। बड़ी हस्तियां समाज के एक बड़े तबके को, सचिन तेंदुलकर साहब ले लीजिए, कनाडा वाले अक्षय कुमार जी ले लीजिए। अब लोग बोल रहे हैं तो भैया मैं नहीं कह रहा, कनाडा से ही तो है ना,
तो कनाडा वाले अक्षय कुमार को ले लीजिए और बाकी लोगों को ले लीजिए, सुनील शेट्टी जी को ले लीजिए। अरे आखिर मतलब ये नहीं समझ आता है कि इन्हें अचानक इसमें, अब देखो महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी वैसे ही है, वो भी मतलब निहायती, अब क्या वह कहें उसके बारे में, अब उनका ट्वीट के पीछे पड़ गई है। अरे उनने तो जो किया है तो किया है, उन्हें सेल्फ मतलब खुद की आत्मग्लानि होने की जरूरत है। इन लोगों को जो इन्हें गलत करा है वो आत्मग्लानि होने की जरूरत है। देखो अचानक इनके हैंडलर हैं, अचानक इनको ट्वीट पहुंचे और इन्हें ट्वीट क्या कर दिया, ट्वीट डालना शुरू कर दिया। अरे मैं ओपन प्लेटफॉर्म में बोल रहा हूं, मुझे तनिक से भी गुरेज नहीं है, जो सही है क्योंकि एक पैटर्न फॉलो होता है। अब साइना नेहवाल और कनाडा वाले साहब की देख लीजिए, पैटर्न फॉलो होता है। मुझे ये समस्या नहीं है भैया, हम एक रिहाना में इतनी हस्ती नहीं है कि हमारी सॉवरेंटी को भंग कर सके, एक खलीफा में इतनी हस्ती नहीं है, मियां खलीफा में, कि हमारी सॉवरेंटी को क्या कर सके, हमारी सॉवरेंटी को, हमारी संप्रभुता को भंग कर सके। अरे हमारी सॉवरेंटी, हमारी संप्रभुता, हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। इन लोगों की इतनी हस्ती नहीं है कि हमारे लोकतंत्र को प्रभावित कर सके, लेकिन हाँ इन्हें ये अधिकार है और हर एक व्यक्ति को अधिकार होना चाहिए, जहां कुछ हो रहा है उसमें क्वेश्चन किया जा सके। आज तक आपने देखा है जो बॉर्डर में किसानों के लिए ये सब वो कील उल लगाया गया था, आपने देखा होगा हर जगह ये फैला। अच्छा मुझे ये नहीं पता चल रहा है कि सरकार, एक चीज ये सबसे बड़ा हास्यास्पद है कि किसानों को क्या पाकिस्तानी समझती है, क्या खालिस्तानी समझती है। लोग बोलते हैं, इनके अभी एक एमएलए ने बोला था कि इनके एमएलए ने यही बोला था, देखो इसमें वार्ता होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी कहते हैं हम एक काल की दूरी पे, अरे भैया वार्ता करो ना, आप अपने मंत्रियों को भेजते हो, एक बार खुद तो जाके किसानों से मिलो ना। अब 11 राउंड की वार्ता, 11 राउंड की वार्ता कर लिए हो, आप कह रहे हो कि आपने वार्ता कर ली है, तो आपने वार्ता कर ली है तो अरे यार कुछ सोल्यूशन क्यों नहीं निकल रहा है, कब तक? इसमें एक चीज का लॉस नहीं हो रहा है, इसमें जन धन हर एक चीज का लॉस हो रहा है। अपने खेती कृषि का तो वो लॉस कर ही रहे हैं, बाद में वहां बैठे हैं तो और भी चीजों का तो लॉस हो रहा है, और भी चीजों का तो लॉस हो रहा है। लेकिन और देखो मैं ये कहता हूं, बहुत सिंपल और साधारण है कि हमें कृषि के लिए, एक किसान को हमसे ज्यादा पता है कि उसके खेत में, उसका खेत किस चीज की डिमांड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि हम बेशक क्या पढ़े लिखे लोग हैं, कृषि बिल को समझते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुझे लगता है किसान हमसे बेहतर ढंग से समझते हैं, इस चीज को बेहतर ढंग से समझते हैं कृषि को लेकर के। तो हम अब कब तक बेवकूफ बनाएंगे, तो ये थोड़ा सा हास्यास्पद लगता है। अब हमेशा तो हमारे प्रधानमंत्री चुनाव मोड पे रहते हैं, अब उनका चुनाव ओरिएंटेशन देखें, परसों के दिन उन्होंने देखा, आपने एक चीज देखा कि असम की चाय, देखो यहाँ बंगाल में इलेक्शन है तो उनने बोल दिया कि असम की चाय को खतरा है। तमिलनाडु में इलेक्शन होने वाले हैं, बोल देंगे कि अच्छा लिट्टी चोखा नहीं, वो क्या बोलते हैं वहां, डोसा इडली, बोल देंगे इसको भी खतरा है। अरे आप ये सब क्यों कर रहे हो? हम इस स्वस्थ राजनीति, हम इस वजह से आपको लेके नहीं आए थे, बहुत उम्मीदें थी सर आपसे, बहुत उम्मीदें थी, शायद इतनी उम्मीदें थी कि हमें लग रहा था कि हमें कैसे प्रधानमंत्री मिले हैं, बहुत कुछ किया जा सकता है, बहुत बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। लेकिन आप ही देख रहे हैं कि हमें कैसे प्रधानमंत्री मिले हैं। ठीक है, हम ऐसे पॉलिटिशियन हैं कि जो गांधी जी के बारे में, इनकी वो क्या नाम है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, इन्हीं के एमपी हैं, ठीक है, गांधी जी के बारे में गुलेल मार रही थी, मतलब उस व्यक्ति के पुतले पे गुलेल मार रही थी। भैया गांधी एक व्यक्ति नहीं है, गांधी एक विचारधारा है, गांधी एक विचारधारा है। और मैं बता रहा हूं कि हमारे देश में सभी क्रांतिकारियों का रोल है, लेकिन ये चीज आप एकदम दिमाग में डाल लीजिए कि गांधी ना होते तो शायद 10-20 साल बाद या 25 साल 50 साल बाद हम क्या हो पाते कि ब्रिटेन से हमें मुक्ति मिल पाती। गांधी एक त्याग है, गांधी एक भगवान है। खैर छोड़ो, आप लोगों, आप तो आईएएस एस्पायरेंट हो, मुझे अदरवाइज नहीं लीजिएगा, मुझे किसी से कोई फंडिंग नहीं होती है, ना मुझे पाकिस्तान से फंडिंग होती है, ना मुझे अमेरिका से होती है, ना मुझे कांग्रेस से होती है, ना मुझे और दलों से होती है। बस हाँ, मैं एक जागरूक नागरिक हूँ, उसी के नाते मैं इंडियन इकोनॉमी पढ़ाता हूँ। इंडियन इकोनॉमी में कुछ चीजें आती हैं, जहां जो चीज बताने लायक है वो बता देता हूँ। हालांकि आपको यूपीएससी में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको देखो, आपका एक पास जी की कविता है, मैं कभी आपको एक कविता सुनाऊंगा, बहुत ही गजब की कविता है, और मैं उसे अक्सर, मेरी फेवरेट कविता है, पास जी की कविता है, बहुत फेवरेट कविता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इस कविता को आज यहीं तक रखते हैं, और कल हम ना जो
5वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में डिटेल से समझेंगे। खैर ज्यादा हो गया, उसके लिए तहे दिल से माफी। जो भी किसी भी बच्चे को अगर बुरा लगा हो उसके लिए तहे दिल से उनसे माफी, और मुझे अदरवाइज नहीं लीजिएगा। अपना निर्णय खुद लीजिए, अंतरात्मा से पूछिए, और ये अंधभक्ति और ये सब छोड़ दीजिए। सर देश सरकार नहीं है, देश एक अलग बात होती है, सरकार अलग अलग बात होती है। सरकार एक विचारधारा पे क्या होती है, वो निर्धारित होती है, और देश कोई विचारधारा नहीं होता है सर। देश कोई विचारधारा नहीं है। अगर विचारधारा है भी तो हमारी लाखों संस्कृतियां, जो हमारे देश में लाखों संस्कृतियों का समावेशन है, ठीक है। तो उसका तो इस वजह से मैं कहता हूं कि आप देश को, किसी भी बच्चे ध्यान से सुनिएगा, मतलब सरकार देश नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूं, और आपको क्वेश्चन करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। फिर